दोस्तों, रात के इस वीडियो में, इस सीरीज़ में अभी तक इतिहास और भूगोल का हो रहा था, एक साथ मैं चला रहा था। और यह योजना थी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और पॉलिटी को एक साथ ले चलेंगे। लेकिन अब योजना बदल करके मैंने यह निश्चय किया है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी का जल्द समाप्त करवाने के बाद पॉलिटी शुरू कर देंगे, अर्थात एक एक सेगमेंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी आज से शुरू हो रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं विभिन्न ग्रुप्स के, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिंक को या फिर उसको सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए, जो हमारा ग्रुप है। और प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, आपको एक वीडियो मैंने बताया भी था। प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो जो इसके पहले वाले आए हैं उनको देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, वो सारी चीजें इसमें सम्मिलित हो जाएंगी। आइए प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में एंटी क्लोर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एंटी क्लोर के रूप में। इसके अलावा निगेटिव और पॉजिटिव का स्थायीकरण करने के लिए, आप पूछता है कि फोटोग्राफी में स्थायीकरण करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग होता है, तो उसका उत्तर होगा सोडियम थायोसल्फेट। इसके अलावा हाइपो भी पूछा जा सकता है, इसका नाम, एक नाम हाइपो भी है। तो अगर थायोसल्फेट ना पूछकर हाइपो पूछा जाए तो हाइपो भी इसको इसी नाम से जाना जाता है, सोडियम थायोसल्फेट को। ठीक है, तो सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में निगेटिव व पॉजिटिव का स्थायीकरण या तथा प्रतिक्लोर के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग सिल्वर व गोल्ड के निष्कर्षण में भी होता है। आप पूछता है सिल्वर व गोल्ड के निष्कर्षण में किसका प्रयोग होता है, तो सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो का। ये सभी बातें आप याद रखेंगे। इसके अलावा सोडियम जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये पूछा है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोस्तों, इसका यह ऑक्सीकारक और अवकारक की भांति यह व्यवहार करता है। कोमल वस्तुओं का जो विरंजन होता है, पुराने तैल चित्रों को चमकदार बनाने के लिए, और जो तैल चित्र हैं उनका रंग पुनः उभारने के लिए साफ करके, वह दूध और शराब के परिरक्षण में भी इसका प्रयोग होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। केल्गन, ये आप सुन रहे होंगे, केल्गन का क्यों प्रयोग होता है, तो केल्गन जल की कठोरता दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है केल्गन का। और सोडियम नाइट्रेट दोस्तों, इसको चिली साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है, चिली साल्ट पीटर। और इसका प्रयोग किस में होता है, सोडियम नाइट्रेट का खाद के रूप में और नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में। इतनी बातें आप जानिए। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड क्या होते हैं, तो इसका उत्तर है दोस्तों, जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ होते हैं ये, जो क्रोमोसोम से बाहर की तरफ दिखाई पड़ते हैं, होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो जीवाणुओं में दोस्तों प्रायः गुणसूत्र से अलग कुछ आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, इन्हीं को प्लाज्मिड कहते हैं। ये गुणसूत्र से अलग होते हैं। ये छोटे गोल द्विसूत्री डीएनए हो, द्विसूत्री याद रखिएगा, छोटे गोल द्विसूत्री डीएनए होते हैं, जो मेन जो डीएनए होता है उससे अलग रहते हैं, तथा इनका द्विगुणन भी डीएनए से अलग स्वतंत्र रूप से ही होता है। जीवाणु इनकी अनुपस्थिति में भी रह सकता है। पूछा भी गया है प्रश्न कि जीवाणु प्लाज्मिड के अनुपस्थिति में रह सकता है या नहीं, तो हाँ, बिल्कुल रह सकता है। प्लाज्मिड में कोशा के कुल डीएनए का 0.5 से 2% भाग उपस्थित होता है। हालांकि ये स्टेटमेंट इतना महत्वपूर्ण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा होता है, तो विषाणुओं, जीवाणुओं, प्रोटोजोआ और फफूंद से होने वाली बीमारियां आपको रट लेनी है। रटने के लिए मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, ग्रुप में भी शेयर कर दे रहा हूं, जो हमारा ग्रुप है पेड ग्रुप पीसीएस का, उसमें मैं शेयर कर दे रहा हूं सभी ट्रिक्स जितने भी हैं। तो फिलहाल विषाणुओं से फैलने वाली बीमारियां, जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं वो भी नोट कर सकते हैं। आप इस तरह से याद रख सकते हैं ट्रिक के लिए। ट्रिक, ये विषाणु संबंधित बीमारियां, ट्रिक पढ़ PADH, ट्रिक पढ़ घटना चक्र से या घटना चक्र में, ट्रिक पढ़ घटना चक्र में, जिसमें टी से ट्रैकोमा, R से रेबीज, I से इन्फ्लुएंजा, C से छोटी माता, K से आपका खसरा, P से पोलियो, A से एड्स, D से आपका डेंगू, H से हर्पीज,
घटना चक्र अर्थात जी से आपका गलसोत, सी से चेचक और बस, ठीक है ना। इतना ट्रिक पढ़ घटना चक्र में को आप इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, बाकी आप याद रख लीजिए, इसको आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। फिर आपका आता है प्रोटोजोआ संबंधित बीमारियां। प्रोटोजोआ से कौन कौन बीमारियां होती हैं, तो याद रखिएगा ट्रिक, प्रोटोजोआ पे काम सौंप, प्रोटोजोआ पे काम सौंप। पे से आपका पेचिस, का से कालाजार, म से आपका काम म से आपका मलेरिया, ठीक है ना। और सौ से सोने वाली बीमारी, प से पायरिया। तो इतना आपकी जो बीमारियां होती हैं वो प्रोटोजोआ से होती हैं, ये भी आप चाहें तो लिख लें। फिर जीवाणुओं संबंधित बीमारियां कौन कौन होती हैं, याद रखिएगा जीवाणुओं के लिए नोट कर लीजिएगा, टिंकू। कौन, टिंकू, जो आपका मित्र है टिंकू। सीडी आप जानते हैं ना, पहले देखी आती थी, आजकल मोबाइल में सब देख ले रहे हैं फिल्में, पहले सीडी आती थी। टिंकू सीडी में बनी है पटाका, पटा और का, जगह कम है फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, याद कर लीजिएगा, ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूं। टिंकू सीडी में बनी है पटाका, ये जीवाणु संबंधित बीमारियां हैं, जिसमें टी से आपका टिटनिस हो जाएगा, या टीबी और टिटनिस, टी से दोनों आप नोट कर लीजिएगा। कू से कुष्ठ रोग, सी से सिफिलिस, डी से डिप्थीरिया, में से मेनिंजाइटिस, ब से बॉटुलिज्म, नी से निमोनिया, है से हैजा, और पटाका में कौन कौन आएगा, प से प्लेग, टा से टाइफाइड और का से काली खांसी। इतनी बीमारियां आपकी जीवाणुओं से होती हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां थी। अंतिम आपका पूछा जो आता है जो फफूंद या फंगस से होने वाली बीमारियां, तो इसको आप इस ढंग से याद रखिएगा। एक एथलीट को दाद, खाज, दमा और गंजेपन की बीमारी हो गई। एक एथलीट को दाद, खाज, दमा और गंजेपन की बीमारी हो गई। तो इसमें सबसे पहले आया क्या, एथलीट। तो एथलीट से एथलीट फूट एक बीमारी है जो कवक से फफूंद से, फंगस से होती है। फिर आपका दाद, खाज, दमा और गंजापन। तो एक एथलीट को दाद, खाज, दमा और गंजेपन की बीमारी हो गई। तो इतना आप रट लीजिए जो हमने आपको बताया ट्रिक, इसको याद कर लीजिए। टूथपेस्ट बनाने हेतु प्रयुक्त रसायन है। टूथपेस्ट जो आप यूज़ करते हैं उसमें कौन सा रसायन अमूमन यूज़ किया जाता है, इस प्रश्न में यही पूछा गया है। तो दोस्तों आप पढ़े भी होंगे कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट इस रसायन का प्रयोग होता है। टूथपेस्ट बनाने हेतु कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो भी आप उसको सही करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग यहाँ तक कि सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है दोस्तों, इसमें जो दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका प्रयोग शुष्क, किसी चीज़ को शुष्क करने के लिए या लाइम प्रकाश उत्पन्न करने के लिए और अनेक प्रकार के रसायनों में कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दिया है, इसका जो उपयोग होता है, जो कोल गैस होती है उसको शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर में, कास्टिक सोडा में और सीमेंट आदि उद्योगों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कैल्शियम फास्फेट होगा। निमिलिता क्लिस्टोगेमी से किसको बढ़ावा मिलता है? निमिलिता से या क्लिस्टोगेमी से किसको बढ़ावा मिलता है? स्वपरागण को, परपरागण को, दोनों को, या फिर इनमें से किसी को नहीं? तो इसका उत्तर होगा स्वपरागण को। निमिलिता होता क्या है दोस्तों, जान लीजिए। निमिलिता जो है, मान लीजिए इसका कभी कभी परिभाषा पूछ देता है, ऑप्शन में दे देगा, तो आप याद रखिएगा। निमिलिता क्या होता है कि द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं
ऐसे पुष्प जो कभी खिलते नहीं, अर्थात बंद अवस्था में ही प्रस्फुटन हो जाता है या परागण हो जाता है उनमें, या पराग कोश जो है फट जाता है, और जो पराग कण होते हैं वो पुष्प के जो वर्तिकाग्र हैं उसमें बिखर जाते हैं। इसी से स्वपरागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये स्वपरागण को बढ़ावा देते हैं। जैसे गेहूं हो गया, मूंगफली हो गया आदि फसलों में ऐसी प्रक्रिया आपको देखने को अमूमन मिल जाएगी। तो निम्नलिखित जो है ये स्वपरागण को बढ़ावा देते हैं। निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है? एक प्रश्न पूछा था, आप यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। शायद वो प्रश्न यह था कि पर परागण किस किस माध्यम से हो सकता है या संभव है? पर परागण, तो याद रखिएगा, पर परागण वायु द्वारा, कीटों द्वारा और जल द्वारा, तीनों ही माध्यम से पर परागण हो सकता है। साथ ही एक ऑप्शन था एक बार कि पर परागण जो या पर परागित जो फसल होते हैं उसमें क्या स्वपरागण भी होता है? तो बिल्कुल हाँ, कम से कम 5 से 10% ऐसे फसलों में जिसमें पर परागण की क्रिया होती है स्वपरागण भी संपन्न होता है। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है? तो सबसे पहले तो यह समझिए कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण या जिनको गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं, या माइनर सेक्सुअल सिम्टम्स जिसको कहते हैं, गौण लैंगिक लक्षण, ये होते क्या हैं? सबसे पहले तो ये जानिए। तो दोस्तों ये ऐसे लक्षण होते हैं जिनके द्वारा नर और मादा, स्त्री या पुरुष में अंतर उत्पन्न होते हैं, अंतर किया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे लक्षण होते हैं जिनके द्वारा नर और मादा में अंतर किया जाता है। तो कौन सा है, कौन सा ऐसा हार्मोन है दोस्तों? तो एस्ट्रोजन वह हार्मोन है जो मादा हार्मोन है जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा जो हार्मोन दिए हैं, जो वेसोप्रेसिन जो हार्मोन है दोस्तों, इसका जो कार्य है वो शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में सहायता करना है। याद रखिएगा, पूछा जाता है वेसोप्रेसिन हार्मोन या एडीएच भी इसको बोला जाता है, ये शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। वहीं थायरॉक्सिन, आप जानते हैं थायरॉक्सिन मनुष्य के गले में स्थित जो अवटु ग्रंथियां होती हैं, थायराइड ग्लैंड होता है, उससे स्रावित हार्मोन होता है, जिसका प्रमुख कार्य श्वसन की जो गति है उसको तीव्र करना होता है। यदि इसकी कमी हो जाए तो जड़ मानवता, मिक्सीडीमा, थायराइडिज्म और घेंघा रोग हो जाता है। इसकी कमी से घेंघा रोग होता है, पूछा भी गया कई बार। वहीं लैक्टोजेनिक हार्मोन जिसको एलटीएच बोलते हैं दोस्तों, यह दुग्धजनक हार्मोन है। दूध को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हार्मोन लैक्टोजेनिक हार्मोन एलटीएच है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इसका उत्तर होगा क्लोरीजेंस। ये कोई हार्मोन ही नहीं होता है, क्लोरीजेंस। और बाकी ट्राइमेटिन, ऑक्सिन और फ्लोरीजेंस ये पादप हार्मोन है। याद रखिएगा इनका नाम, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो क्लोरीजेंस इसका उत्तर होगा, यह असत्य है। ट्राउमेटिन जो आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन, यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसका निर्माण घायल कोशिका में होता है, जो कोशिकाएं घायल हो जाती हैं। इसके अलावा फ्लोरीजेंस जो आप सी ऑप्शन देख रहे हैं, यह फूल खिलाने वाला हार्मोन है। इसको फूल को खिलाने वाला, जिस फ्लोर इसका नाम है ना, फ्लावर से इसका नाम लिया गया है। फ्लोरीजेंस फूल को खिलाने वाला भी हार्मोन इसको कहते हैं, लेकिन इनका जो निर्माण होता है वो पत्तियों में होता है। वहीं ऑक्सिन जो है यह तने की वृद्धि, ये वृद्धि हार्मोन इनको कहा जाता है। तने की वृद्धि, जो बीजहीन फल हैं उनके उत्पादन के लिए। इसके अलावा पतझड़ व फलझड़ को रोकने में मददगार हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन है। अगला है, हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है? हृदय गति को नियंत्रित करने में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ए इसका उत्तर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है वह रक्त के पीएच को कम करके हृदय की गति को बढ़ा देता है।
रक्त का, रुधिर का पीएच कम कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, और हृदय की गति को बढ़ा देता है। अम्लीयता जो है दोस्तों वह हृदय की गति को अधिक, और जो क्षारीयता है वो हृदय की गति को कम करता है। तो ज़्यादा अम्ल हो जाता है तो हृदय की गति अधिक हो जाती है, ज़्यादा क्षार हो जाता है तो हृदय की गति कम हो जाती है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हृदय की गति को विनियमित करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। स्वप्न संबंधी अध्ययन कहा जाता है, स्वप्न संबंधी अध्ययन कहलाता है। तो स्वप्न संबंधी अध्ययन दोस्तों, ऑनरियोलॉजी को स्वप्न संबंधी अध्ययन के रूप में जाना जाता है, ऑनरियोलॉजी। तो स्वप्न संबंधी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। वहीं आपका जो सिंडोसमोलॉजी है, कंकाल जो संधियां होती हैं एवं स्नायुओं के अध्ययन के लिए इसके अंतर्गत कंकाल संधियों और स्नायुओं का अध्ययन किया जाता है। वहीं टेराटोलॉजी जो है दोस्तों, इसका शारीरिक जो व्याधियां हैं, रोग हैं, उनका अध्ययन करने के लिए टेराटोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। और जो लास्ट ऑप्शन है आपका मिर्मिकोलॉजी, यह एंटोमोलॉजी की शाखा के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आता है। इनमें चींटियों का अध्ययन किया जाता है। तो एंटोमोलॉजी में कीड़ों कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, वहीं मिर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा रसायन जिनका प्रयोग मानसिक तनाव कम करने तथा अवसाद दूर करने में किया जाता है, जिनको प्रशांतक भी कहा जाता है, ट्रैंक्विलाइजर भी कहा जाता है, इनमें से कौन है? तो ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसका उत्तर जहाँ तक है वो इक्वेनिल होगा। इसका उत्तर जो है इक्वेनिल है, ए इसका उत्तर है। इक्वेनिल रसायन का प्रयोग मानसिक तनाव को कम करने और अवसाद को दूर करने में किया जाता है, ट्रैंक्विलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं एस्पिरिन जो है दोस्तों, यह ज्वरनाशक औषधि है, ठीक है ना, ज्वरनाशक औषधि है एस्पिरिन। एम्पिसिलिन दोस्तों, यह द्वितीय पीढ़ी का प्रतिजीवी है, एंटीबायोटिक्स है। वहीं ग्लूकोज आप जानते हैं सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है ग्लूकोज है, जो जल में घुलनशील है और हमारे शरीर को ऊर्जा ग्लूकोज से मिलती है। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है। इनमें से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी अक्सर पूछ ही लिया जाता है, कन्फ्यूजन कुछ चीज़ों में हो जाती है। तो सौर सेल प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, बिल्कुल सही है, सूर्य की प्रकाश से उसको विद्युत में कन्वर्ट करता है, एकदम सही है, सौर पैनलों के द्वारा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यही लाउड स्पीकर भी आप याद रख लीजिए, इसका ठीक उल्टा लाउड स्पीकर में होता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है, परिवर्तित करता है, दोनों याद रखिएगा। फिर विद्युत सेल आपका आता है। विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, न कि ऊष्मा ऊर्जा में। तो यह गलत है, यही सुमेलित नहीं है। विद्युत सेल जो है, याद रखिएगा, बैटरी जिसको कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, लेकिन ऊष्मा ऊर्जा यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये गलत है। डायनमो दोस्तों, अब यहाँ पे आप डायनमो और विद्युत मोटर, इन दोनों में कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। वहीं विद्युत मोटर क्या करेगा, ठीक उल्टा करेगा, वह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो आलू का ब्लैक हार्ट रोग किस तत्व की कमी से होता है, किस तत्व की कमी से होता है? तो आलू का ब्लैक हार्ट रोग जो है दोस्तों, वह ऑक्सीजन की कमी से होता है। O2 की कमी, जो भंडारण होता है जहाँ पे आलू का, वहाँ पे ऑक्सीजन O2 की कमी हो जाती है, जिसके कारण आलू में ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। तो इसका विकल्प बी सही होगा। इसके अलावा कुछ कॉमन क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं कि बोरान की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो चुकंदर में हार्ट रॉट, चुकंदर में हार्ट रॉट रोग बोरान की कमी से होता है। वहीं आंवले में इंटरनल, आंतरिक ऊतक क्षय रोग, जो कि आंवले का रोग है, यह बोरान की कमी से होता है। और फूल गोभी में जो ब्राउनिंग होती है, वह जो रोग होता है वो भी बोरान की कमी से होता है। तो बोरान की कमी से इतने रोग होते हैं। वहीं मैग्नीज की कमी से कौन कौन रोग होता है? तो मुख्य याद रखिएगा, मटर में मार्श रोग जो होता है वो मैग्नीज की कमी से होता है। वहीं वृद्धिरोधक, अगर पूछा जाए वृद्धिरोधक है, तो नाइट्रोजन की कमी
जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो वृद्धि रुक जाती है, तो वृद्धि रोधक का कार्य करता है नाइट्रोजन की यदि कमी हो जाए तो इसके अलावा जस्ता की कमी से, जिंक की कमी से क्या होता है, तो आम में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी से या जिंक की कमी से होता है। और धान में प्रसिद्ध रोग है खैरा रोग, वो भी जिंक या जस्ते की कमी से होता है। हालांकि आप वो वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सारी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा की है, कुछ छूटा नहीं है उसमें। निम्नलिखित में से किस शैवाल को अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं? काफ़ी चर्चा में भी रहा था कुछ दिन पहले। तो यह कौन सा है? क्लोरेला, याद रखना है आपको, क्लोरेला, ठीक है ना। तो क्लोरेला का प्रयोग जैव अनुसंधान कार्यों में होता है, क्योंकि यह तीव्रता से प्रजनन करते हैं, बहुत तीव्र गति से उग भी आते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में ये जो शैवाल हैं मल मूत्र से उत्पन्न पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं, अतः अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इनका उपयोग सुगम होता है। वहीं एनाबीना जो आप देख रहे हैं, यह भी पूछा जाता है, तो एनाबीना हो गया या नॉस्टॉक हो गया, ये भी शैवाल हैं। इनका प्रयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किया जाता है। पूछता भी है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किसका प्रयोग होता है, तो एनाबीना, नॉस्टॉक शैवालों का। वहीं लेमिनेरिया जो बी ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस शैवाल का प्रयोग आयोडीन, ब्रोमीन अम्ल तथा एसीटोन आदि बनाने में लेमिनेरिया शैवाल का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः लेमिनेरिया शैवाल का प्रयोग आयोडीन के निर्माण में किया जाता है। लेज़र बीम का उपयोग होता है गुर्दे की चिकित्सा, हृदय चिकित्सा, आँख की चिकित्सा, उपयुक्त सभी आपको पता होगा, उपयुक्त सभी। यह प्रश्न पूछने का मकसद ये था कि लेज़र बीम यदि पूछेगा तो जितने प्रकार का दिया रहेगा इलाज, लगभग सब में लेज़र बीम का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए आप उपयुक्त सभी ही आंसर इसका टिक करेंगे। लगभग जितने भी रोग हैं, तो जितने भी बॉडी पार्ट्स दिए रहे हैं, उन सभी की चिकित्सा में लगभग लेज़र किरणों का प्रयोग किया जा रहा है, तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? जो महत्वपूर्ण है हमने इसमें डाल रखे हैं, तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग उपचार, देखिए पहला ही गलत हो गया, ठीक है ना। बाकी जॉन्स ईसाल के पोलियो टीका का इन्होंने विकास किया, पोलियो के विरुद्ध जो टीका लगाया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, और वहीं एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। तो ये तीनों ही सही हैं, इनको आपको याद भी रखना है, पूछता ही रहता है चक्रीय क्रम से। जोसेफ लिस्टर ने किसकी खोज की थी दोस्तों? एंटीसेप्टिक सर्जरी की। जोसेफ लिस्टर किससे जुड़े हैं? एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज से जुड़े हुए हैं। वहीं कुष्ठ रोग के उपचार से कौन जुड़ा हुआ है? तो कुष्ठ रोग का उपचार हेनसन, इन्होंने कुष्ठ रोग के उपचार की पद्धति खोजी थी। तो उत्तर होगा ए जो है गलत, सुमेलित है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण, कणिकाओं का निर्माण, आरबीसीज जिनको कहते हैं, उनका जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है ना। कहाँ? अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाएं रुधिर कणिकाओं का 99% होती हैं, इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स का निर्माण पूछ लेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाए जाते हैं, ये केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाए जाते हैं। सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? जमीन से जमीन, पृथ्वी, बिल्कुल सही है। जमीन से हवा, त्रिशूल, बिल्कुल सही है। जमीन से हवा, अग्नि, ये गलत है। जो आपकी पृथ्वी है, अग्नि है और शौर्य है, ये सभी जो मिसाइल हैं दोस्तों, ये जमीन से जमीन पे मार करने में सक्षम है। वहीं त्रिशूल जमीन से हवा सही है, और जमीन से हवा आकाश भी सही है। आकाश और त्रिशूल जमीन से हवा में मार करते हैं मिसाइल, और अग्नि, पृथ्वी और आपका शौर्य हो गया, ये सभी मिसाइल जो हैं जमीन से जमीन पे वार करती हैं।
किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा या महसूस होगा? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? 3 स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। कभी भी यह प्रश्न आएगा तो आप टिक मार दीजिएगा सही सही। पहला क्या कि जब लिफ्ट त्वरित रूप से ऊपर जाती है, त्वरित गति से जब ऊपर जाती, त्वरण का मतलब क्या होता है? गति में परिवर्तन। तो त्वरित गति से जब, त्वरण क्या होता है? गति में परिवर्तन, अर्थात 2 किलोमीटर पर सेकंड से गति कर रहे हैं, कुछ ऊपर जाके 4 किलोमीटर पर सेकंड हो गया, फिर कुछ ऊपर जाकर के 6 किलोमीटर पर सेकंड हो गया। तो त्वरित गति से जब ऊपर जा रही हो लिफ्ट, तब जो उसमें बैठा व्यक्ति रहेगा उसका भार अधिक मालूम पड़ेगा। वहीं जब नीचे आएगी त्वरित गति से लिफ्ट, तो व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात उसको अपना भार, जब त्वरित गति से नीचे आएगी लिफ्ट, अर्थात जो डी ऑप्शन है, इस स्थिति में क्या होगा? भार कम प्रतीत होगा, कम हुआ प्रतीत होगा। आप हल्का महसूस करेंगे तब अपने आप को, अपने वजन को। वहीं ये जो दोनों ऑप्शन है दोस्तों, इनका एक ही उत्तर हमेशा होगा, जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रही हो और जब लिफ्ट समान वेग से नीचे जा रही हो, दोनों ही कंडीशन में भार अपरिवर्तित रहेगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखिए, जब भी आएगा तो टिक कर दीजिएगा। 3 ही कंडीशन है। एक क्या कंडीशन है? जब लिफ्ट त्वरित गति से, अर्थात उसका वेग परिवर्तित हो रहा है, ऊपर जा रही है, तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? घटा हो, जब ऊपर जाएगी तो बढ़ा हुआ, नीचे जाएगी तो घटा हुआ। ऊपर जाएगी तो बढ़ जाएगा भार, ऐसा महसूस होगा, और नीचे जाएगी त्वरित गति से तो लिफ्ट, तो भार कम महसूस होगा। वहीं अगर एक समान वेग से ऊपर जा रही हो या एक समान वेग से नीचे जा रही हो, अर्थात त्वरण न हो, त्वरित गति न हो, तो भार में कोई भी परिवर्तन महसूस मालूम नहीं पड़ेगा। ये तीनों चीजें आप याद रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। ठीक है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो भार बढ़ा हुआ महसूस होता है। कथन कारण है, गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है, और कारण है उसका पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण वह जीव की सतह से के अधिक भाग पर फैल जाता है। तो ये तो कथन बिल्कुल सही है। गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा, जब गर्म सूप आप पीजिए, इसको टेस्ट करते हैं, अभी भी टेस्ट कर सकते हैं, मेरा भी पीने का मन हो गया सूप, मैंने मंगवा भी लिया है गर्म सूप अभी। तो आप लोग गर्म सूप पिएंगे तो ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगेगा। उसका कारण क्या होता है कि जो गर्म सूप होता है वह जीभ पे अच्छी तरह फैल जाता है, लेकिन फैलता क्यों है? पृष्ठ तनाव इसका कम रहता है। गर्म होने के कारण टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम होगा, बढ़ेगा नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जब पृष्ठ तनाव कम, पृष्ठ तनाव क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूँ, विज्ञान की भाषा में नहीं समझा रहा हूँ। कोई पृष्ठ है, उसको आप इधर उधर खींचिए, ठीक है। अगर खींचेंगे पृष्ठ को तो छोड़ देंगे तो पुनः वो वही स्थिति धारण करने का प्रयास करेगा, अर्थात न्यूनतम से न्यूनतम स्थान घेरने की जो क्षमता या गुण होता है किसी द्रव का, उसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसको प्रत्यास्थता के इक्वल भी समझा जाता है। जो प्रत्यास्था का गुण होता है ठोस में, वही द्रव में पृष्ठ तनाव का गुण के रूप में जाना जाता है एक प्रकार से। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? जहाँ ऐसा गुण होता है किसी द्रव का जिसमें वह द्रव अपना न्यूनतम से न्यूनतम स्थान घेरने का प्रयास करता है। तो न्यूनतम स्थान घेरने का प्रयास करेगा तो पृष्ठ तनाव तो उसका अधिक होगा। जितना ज़्यादा पृष्ठ तनाव रहेगा वस्तु उतना ही कम स्थान घेरेगी। तो पृष्ठ तनाव यहाँ पर अधिक रहता है, ठीक है ना। पृष्ठ तनाव कम रहता है, इसलिए जीव की सतह पर अधिक भाग में वो फैल पाता है। अगर पृष्ठ तनाव ज़्यादा रहेगा तो वो कम से कम स्थान घेरेगी। तो यहाँ पे यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है, आर वाला। तो कथन ए सही है लेकिन आर गलत है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार फिर समझा देता हूँ।
कि पृष्ठ तनाव हमने आपको बताया किसी द्रव का वह गुण होता है जिसमें वो न्यूनतम से न्यूनतम स्थान घेरने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे क्या है, गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है, ये बिल्कुल सही है। अधिक स्वादिष्ट लगने का मतलब है जीभ में अच्छी तरह पूरा पहुँच गया। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा स्थान घेरा, ज़्यादा स्थान घेरेगा तो पृष्ठ तनाव क्या रहेगा, कम रहेगा। कम रहेगा पृष्ठ तनाव तो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पृष्ठ तनाव तो वह गुण है जिसमें न्यूनतम स्थान घेरने का प्रयास द्रव का जो पृष्ठ है वो करता है। तो इसलिए इसका आर जो है, कारण जो है वो गलत हो जाएगा, ए सही है। यहाँ पे होना क्या चाहिए था कि उसका पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वह जीभ की सतह से अधिक भाग पर फैल जाता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह तथा स्रोत के या श्रोता के मध्य न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए। आप कहीं किसी दीवार पर के आसपास जाकर चिल्लाते हैं तो उससे टकरा करके जो ध्वनि वापस आती है, फिर से सुनाई पड़ती है, जो बचपन में हम लोग बहुत करते थे, अब तो ऐसा नहीं देखा जाता है। तो यह वही कह रहा है कि आपके और उस दीवार के या उस प्रतिरोध के या पहाड़ के आसपास आप जाकर चिल्लाइए। कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। तो न्यूनतम कितनी दूरी हो, कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो कम से कम दूरी दोस्तों वो 17 मीटर होनी चाहिए। बाकी अधिक से अधिक वो आपकी कान की श्रवण क्षमता पे निर्भर करेगा, लेकिन न्यूनतम जो दूरी होनी चाहिए वो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। इससे कम पे अर्थात 10 से 15 मीटर, 10 मीटर में आप खड़े होकर चिल्लाएंगे तो आपको स्पष्ट रूप से ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी। बी इसका उत्तर है। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है, इसके कारणों पर विचार करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप जानते हैं निकट दृष्टि दोष, जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें निकट या नज़दीक की जो वस्तु है वो व्यक्ति साफ साफ देखता है, लेकिन दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। वहीं दूर दृष्टि दोष में इसका ठीक उल्टा होता है कि दूर की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई नहीं पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है कि निकट दृष्टि दोष में जो व्यक्ति ग्रसित होता है वो नज़दीक की वस्तु देख लेता है लेकिन दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। उसका कारण क्या है, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। इसके साथ ही लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। लेंस की फोकस दूरी दोस्तों वह घट जाती है और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, बिल्कुल सही। तो 1 और 3 इसका ऑप्शन सही होगा, दूसरा गलत होगा। तो इसका है डी उत्तर, ठीक है ना, 1 और 3। निकट दृष्टि दोष में लेंस की गोलाई बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता भी बढ़ जाती है लेकिन लेंस की फोकस दूरी वह घट जाती है। दूर दृष्टि दोष में इसका उल्टा होता है, तो आप याद रखिएगा वाइस वर्सा। सुमेलित नहीं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? बोलोमीटर, मैनोमीटर, फोनोमीटर, टैकोमीटर। तो बोलोमीटर दोस्तों यह ऊष्मीय विकिरण के लिए प्रयोग होता है, ऊष्मीय विकिरण की माप करता है, बिल्कुल सही है। बोलोमीटर का उपयोग ऊष्मीय विकिरण की माप के लिए किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग गैसों के दाब के मापन के लिए होता है, यह भी सही है। फोनोमीटर का उपयोग प्रकाश की चमक शक्ति जो होती है उसको ज्ञात करने का यंत्र है, बिल्कुल सही है यह भी। टैकोमीटर वायुदाब मापक यंत्र है, बिल्कुल यह गलत है, ठीक है। टैकोमीटर या वायुयान जो होते हैं उनकी गति को मापने का यंत्र होता है, वायुयानों की गति मापी जाती है टैकोमीटर से। तो यह डी ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है, इसका डी उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।